नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सत्ता के वास्ते। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था। उसका फार्मूला कामयाब रहा और अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी फार्मूले को अपना सकती है। लिहाजा पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। इधर बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन वो कांग्रेस की प्लानिंग पर तंज कस रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी के फार्मूले को कॉपी करने से क्या कांग्रेस की चुनावी राह आसान हो जाएगी या फिर नतीजे 2019 जैसे ही रहेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की रेस, बीजेपी की राह पर कांग्रेस, दिग्गजों को देगी टिकट, कांग्रेस के सामने चुनौती विकट। 24 की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस बीजेपी के फॉर्मूले को आजमा सकती है, यानी वो लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को उतारने पर विचार कर रही है। अटकलें तो यहां तक है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत 11 बड़े नेताओं का चुनाव लड़ना लगभग तय है। लेकिन क्या कांग्रेस के दिग्गज आम चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में भी दिग्विजय, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, विवेक तन्खा समेत कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली थी। ऐसे में अब कांग्रेस दिग्गजों को उतारकर क्या कोई चमत्कार कर पाएगी? निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को, चाहे वो कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, भूरिया जी हों, अरुण यादव, ये कैपेबल हैं। वो कभी भी इनको कांग्रेस पार्टी सोच सकती है कि ये चुनाव लड़े, जिससे एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में आए। और एक बड़ा नेता लड़ता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो जाता है, एक माहौल बनता है। वही बात अगर बीजेपी की करें तो वो पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। पहले मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा और अब प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को दी गई है। हालांकि अपनी तैयारी और कांग्रेस के फॉर्मूले पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भाजपा का कार्यकर्ता है और हमारी प्राणों से प्रिय मध्य प्रदेश की जनता है। इसलिए रणनीति केवल एक है और हमारी रणनीति पर कांग्रेस चल नहीं सकती। और जिस प्रकार की रणनीति पर कांग्रेस चल रही है वो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के भाई श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी बता रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को उतारा था। नतीजा कांग्रेस की और बीजेपी को फॉर्मूले का फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। तो अगर जो फार्मूले की बात हो रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसको आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, कल एक प्रस्ताव आया है कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि पिछले चुनाव में भी दिग्विजय सिंह, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, उन जैसे तमाम दिग्गज नेता चुनाव लड़े, लेकिन एक छिंदवाड़ा सीट छोड़ दी जाए नकुलनाथ को छोड़ के, लगभग सारे लोग बड़े नेता हार गए। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि विधानसभा में भी उनके पास 100 सीटों का अंतर है, बीजेपी और कांग्रेस की भी 100 से भी ज़्यादा। तो ऐसे में अब मौका यही है कि अगर एक से आगे बढ़ना है अगर, तो दिग्गज नेताओं को फिर दांव पर लगाना होगा। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस का ये प्लान बीजेपी को मात देने में सफल हो सकता है या कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है इस लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये अभी कहा नहीं जा सकता
लेकिन कांग्रेस अपनी कुछ रणनीति में परिवर्तन तो करेगी 2019 की तुलना में, कुछ ना कुछ। अब वो वरिष्ठ नेताओं को उतार सकती है या कुछ नए मुद्दे उठा सकती है, कुछ ना कुछ उसकी रणनीति पर परिवर्तन होगा। या बहुत संभव है कि जैसे पिछली बार दिग्विजय सिंह भोपाल की सीट से लड़े थे, वो इस बार राजगढ़ या गुना में से कोई सीट पसंद कर ले। स्वाभाविक है, राजगढ़ या गुना में उनका प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के वो कुछ ना कुछ तो रणनीति की करेगी, और बहुत संभव है कि एक आध किसी वरिष्ठ को भाजपा से भी तोड़ करके चुनाव लड़ाए, क्योंकि कांग्रेस की बराबर कोशिश होगी कि चूंकि ये जो 3-4 सीट पर विधानसभा चुनाव में 3-4 लोकसभा सीटों के अंतर्गत भाजपा को थोड़ा, जैसे मुरैना में, भिंड में, इस तरफ जो नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगी कि इन सीटों को किसी प्रकार वो जीत ले। तो रणनीति तो बदलेगी। दिग्विजय सिंह अगर खुद भी ना लड़े तो वो अपने बेटे को राजगढ़ या गुना से लड़ा सकते हैं। कमलनाथ जी खुद लड़ेंगे, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि वो अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए हैं। फिर भी अगर हाईकमान कहेगा तो फिर वो उतर भी सकते हैं, और फिर वो छिंदवाड़ा सीट उनके लिए रिस्क ही नहीं है, तो बेटा भी अगर लड़ लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन होगा, और इस बार का चुनाव पिछली बार की तुलना में बहुत कांटे का हम मान सकते हैं इसको। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर नेता पुत्रों की बात करें, क्योंकि जो शर्मा जी ने कहा, जयवर्धन की बात की, तो वो उनकी परंपरागत राघवगढ़ सीट वो बामुश्किल वो 4,500 वोट से जीत पाए। और हमने देखा कि वोटिंग पैटर्न एकदम अलग होता है। पिछले 2-3 चुनाव से देखें, लोकसभा खासतौर से मोदी जब से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किए थे 2014 में, 13 में, तो हमने देखा था कि 12-13% का डिफरेंस होता है लोकसभा विधानसभा। पिछली बार भी हमने देखा था कि वोट शेयर बीजेपी कांग्रेस का बराबर था, विधानसभा में थोड़ा बहुत आधा फीसदी का अंतर था, लेकिन लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद वो 13% का अंतर आ गया था, और अब तो बीजेपी 8% ज़्यादा शेयर लेकर खड़ी है। देखिए मनोज जी, जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये कांग्रेस की अच्छी रणनीति मानी जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है, लगातार वो जीतती चली आ रही है। 2009 से आप देख लें तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। 2014 में केवल 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और 2019 में तो कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, छिंदवाड़ा की। तो जब ऐसा सामने मजबूत पार्टी के है, तो कांग्रेस को नए चेहरों की तुलना में जो स्थापित चेहरे हैं या जो उस क्षेत्र में सर्वमान्य लोग हैं, जो उनको प्रदेश में लोग जानते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारे तो कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर ये दांव सही है। अब यहाँ पर एक बात जो आ रही है कि कमलनाथ चूँकि खुद छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं, तो छिंदवाड़ा कमलनाथ की परंपरागत सीट है, वहाँ पर उनको हराना बीजेपी के लिए भी मुश्किल रहा है। पिछले 2 चुनाव भी देख लें, जहाँ पर 5.5 लाख के वोटों के अंतर से बीजेपी के नए प्रत्याशी चुनाव जीते। दूसरी जगह पर वहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ का परिवार ही चुनाव जीतता रहा है, उनके बेटे 37,000 कुछ वोटों से जीते थे। लेकिन ये सिंधिया परिवार के साथ भी हमने देखा, लेकिन सिंधिया हार गए थे चुनाव जी। तो मनोज जी, यहाँ पर कमलनाथ को छिंदवाड़ा न जाके, कमलनाथ चूंकि स्थापित चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको किसी दूसरी सीट पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद की ऐसी कोई बंदिश तो है नहीं कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। वहां तो एक परिवार से 10 लोग भी हैं, तो 10 भी चुनाव मैदान में रह सकते हैं। तो वहां पर कमलनाथ को कुछ दूसरी जगह जाकर दांव लगाना चाहिए। छिंदवाड़ा तो वो जीतने की स्थिति में रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा जैसा अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, तो 1 सीट वो बढ़ाने की संभावना वहां पर दिख सकती है। वही हाल दिग्विजय सिंह के लिए, यदि दिग्विजय सिंह खुद कहीं अच्छी जगह चुनाव लड़ते हैं, जैसे राजगढ़ उनकी लिए अनुकूल सीट मानी जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर कि वहाँ पर भी वो कांग्रेस को जिताने का मादा रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आए। तो इस तरीके से बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में यदि उतार रहे हैं, स्थापित चेहरों को उतार रहे हैं और रणनीति के तहत उतारा जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो। और पिछले जो 2-3 चुनाव से जो जिस तरीके से वो 1-2 सीटों पर सिमट कर रह रहे हैं, तो इस स्थिति से उबर सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है मध्य प्रदेश में। हालांकि जो अभी तक का जो स्थिति बीजेपी के पक्ष में जो माहौल है और विधानसभा के जो नतीजे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले वाला जो रिजल्ट था 2 लोकसभा का, वो शायद रिपीट कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश में, या बीजेपी का जो टारगेट पूरी 29 की 29 सीटें जीतने का है। लेकिन विधानसभा चुनाव में लगभग 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है, जो रिजल्ट जो परिणाम आए उसके हिसाब से, तो कांग्रेस कोशिश कर सकती है यहाँ पर। लेकिन जो आपने जिक्र किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो रिस्क लेंगे? कोई कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तभी भी उन्होंने अपनी सेफ सीट से अपने खास समर्थक दीपक सक्सेना को हटाकर इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ा, जबकि वो कहीं और से भी लड़के चुनाव जीत सकते थे। तो ऐसे में दूसरा, और जो आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया कि अगर जो भोपाल से एक बार कमलनाथ ने उनको फंसा दिया था, और जो नतीजा हमने देखा था, इतनी लंबी करारी हार उनके क्षेत्र में उनकी हुई है भोपाल में,
तो क्या वो रिस्क लेंगे कि अगर कोई सेफ सीट छोड़कर किसी नई सीट पे जाने का, क्योंकि ये एक बड़ा संकट है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर दोनों नेता खड़े हैं ये शायद आखिरी मौका होगा फिर उनके लिए। देखिए, जहाँ तक दोनों नेताओं की बात है तो कांग्रेस का जो ट्रेंड दिख रहा है तो उनको तो साइड लाइन धीरे धीरे किया ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में यदि वो आखिरी दांव यदि लगा सकते हैं, कोशिश करें जोर लगाकर, पूरी दमदारी से लगें। ईवीएम पर जो दोषारोपण दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, तो पहला सवाल तो ये है कि उसी ईवीएम से चुनाव होने हैं तो क्या दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे? उस ईवीएम की परीक्षा में वो फिर अपने आप को खड़ा करेंगे या बायकॉट करेंगे ईवीएम की परीक्षा से? कमलनाथ ने भी समर्थन किया दिग्विजय सिंह की बात का। तो यहाँ पर मशीन को दोष देने के बजाय अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूकी जाए और ऐसी जगह संघर्ष किया जाए जहाँ पर कि उनको लगता है कि वो खुद जीत सकते हैं और दूसरों को भी जिता सकते हैं। तो शायद वहाँ पर वो जिस स्तर कद के नेता हैं उसको अपने आप को चरितार्थ कर पाएंगे। लेकिन यदि कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के स्थापित नेता रहे, जिनके नाम पर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जिनको आगे करके यदि वो खुद सेफ सीट खोज रहे हैं तो फिर ऐसे में फिर कांग्रेस की क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, ये संकट एक नहीं कांग्रेस सामने, पहला तो एक प्रत्याशी कौन होंगे। मान लीजिए दिग्गज अगर छांट भी लिए, क्योंकि ज़्यादातर दिग्गज हमने देखा पिछले चुनाव में लड़े भी है, चाहे अरुण यादव हो, विवेक तनखा हो, दिग्विजय सिंह हो, रामनिवास रावत हो, अजय सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और सबको मुंह की खाना पड़ी। लेकिन अब जो एक हिंदू की लहर, राम मंदिर, लाभार्थियों की एक लंबी फौज, फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो ये सबसे पार भी पाना होगा ना कांग्रेस को, क्योंकि केवल विधानसभा के भरोसे आप नहीं दे सकते कि 5 सीटों पर आपको वोट ज़्यादा मिले थे और 5 में कांटे का मुकाबला था, तो आप ये मान के चले कि 10 सीटें तो आप जीत सकते हैं या जीतने की स्थिति में है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि कांग्रेस पिछली बार जिस तरीके से चुनाव हारी और अति आत्मविश्वास उनको था 19 में, और उसके कारण वो केवल 1 सीट पर सिमटे। इस बार वो सारे मुद्दे जो 19 में भाजपा को मदद करने वाले थे, वो सारे मुद्दे इस समय भाजपा के साथ हैं, और उसमें से बल्कि 1-8% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अब अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं इसका जो लाभ भाजपा की संभावना है। अब कांग्रेस को जो परंपरागत नीतियां हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। जैसा प्रभु पटेरिया जी ने कहा कि उनको कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उनमें जान फूंकना और उनको काम में लगाना, ये एक सबसे बड़ी, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा है भारी, तो उस निराशा को दूर करके कैसे वो उत्साह फूंक सकते हैं, इसका एक बड़ा संकट है। हालांकि राहुल गांधी जी की यात्रा का कुछ लाभ उनको कार्यकर्ताओं की सक्रियता की दृष्टि से मिलेगा, क्योंकि करीब 8-10 सीटों से मध्य प्रदेश से वो निकलेगी यात्रा, तो उसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में उसको फूंकना, क्योंकि जो भी वरिष्ठ नेता अभी कांग्रेस के पास हैं, उन सबका वो प्रयोग लगभग 19 में कर चुके हैं, कुछ का प्रयोग 14 में हो चुका है, तो कुल मिलाकर के उन सबका तो प्रयोग हो चुका है। वो अगर बदलते भी हैं तो इस रणनीति का उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, इसकी संभावना कम है। उसके बजाय कुछ उनको नई चीज खोजना पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा उनको देना पड़ेगी। सबसे बड़ा संकट तो उनके सामने यही होगा कि ये जो अभी उनको वोट मिला है 40%, 18 में भी मिला था, फिर अभी जो मिला है, ये जो विधानसभा में जो वोट मिला है, इसमें गिरावट ना हो अयोध्या और मोदी जी के प्रभाव के कारण, ये एक उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय है। जैसे कि 19 में आपने देखा होगा कि वोट में बहुत फर्क आ गया था, ये फर्क ना आए, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा गेम चेंजर होगी? क्योंकि विधानसभा में हमने देखा था कि कांग्रेस का अनुकूल परिस्थिति आती, ऐसा कांग्रेस कहती थी, लेकिन जिस बुरहानपुर से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घुसे थे और जिस आगर से निकले थे, इंदौर की बात कर लें, उज्जैन की बात कर लें, पूरा लगभग 90% सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो गया था। और अब तो जब वो पैदल यात्रा थी, और अब तो राहुल गांधी वाहन से ज़्यादातर यात्रा करेंगे और ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और जिन सीटों का उन्होंने चयन किया वही ग्वालियर चंबल की उसी पट्टी की ज़्यादातर सीटें हैं। देखिए, मोटे तौर पर उनकी यात्रा का मतदाता पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी संभावना मुझे कुछ कम दिखती है, लेकिन उनकी यात्रा का कार्यकर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्ता सक्रिय होगा, कार्यकर्ता संगठित होगा। जो अभी कार्यकर्ता में थोड़ी सी असमंजस है या निराशा है, वो निराशा कार्यकर्ता की दूर होगी। तो उनकी पिछली यात्रा में भी मतदाता पर उन्होंने कम प्रभाव डाला था, कांग्रेस संगठन पर उन्होंने प्रभाव डाला था। इस बार भी मुझे उसी की संभावना दिख रही है कि कार्यकर्ता उनका सक्रिय होगा, मतदाता पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं
कहीं ना कहीं वो मुद्दे बहुत ऐसा नहीं है कि पब्लिक को एकदम टच करे और उनके साथ हो जाए। और इस वक्त कुछ भी हो, ये पूरी मध्य भारत में, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में कहीं ना कहीं राम मंदिर की लहर है। इसके अलावा एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं मनोज जी, ये जो गठबंधन की बात हो रही थी, आप अगर गठबंधन देखेंगे तो राहुल गांधी जहां से निकल रहे हैं गठबंधन असमंजस हो रहा है। तो बंगाल में आप देखिए वो आई नहीं उनके साथ, बिहार की हमको खबरें अजीब तरह की आ रही हैं, पंजाब दिल्ली में भी कुछ तरह की बातें आ चुकी हैं। इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ेगा और ये कांग्रेस को नुकसान, जो वातावरण बन रहा था कांग्रेस के पक्ष में, जो वातावरण बन रहा था, उस वातावरण को प्रभावित करेगा ये। जी तो प्रभु जी, दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि जो राजनीतिक सिनेरियो देख रहे हैं कि पहली बात तो है कि क्या गारंटी जिन दिग्गज नेताओं की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इनको मैदान में लड़ा सकती है, वो कांग्रेस में टिके रहे लोकसभा तक। दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस ये जोखिम लेने की स्थिति में है, क्योंकि अगर उनके पास स्टार कैंपेनर की आप देख लें तो प्रियंका, राहुल, सोनिया जी का स्वास्थ्य ऐसा बचा नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अपनी एक लिमिटेशन है, अच्छे ओरिएटर नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जो जिन लोगों पर चुनाव जिताने का जिम्मा है, मान लीजिए जीतू पटवारी को हम अगर कह दें कि इंदौर से चुनाव लड़ ले, दिग्विजय सिंह कमलनाथ चुनाव लड़ ले, अजय सिंह को भी आप मैदान में उतार दें, तो बामुश्किल दो चुनाव हार कर ये लोग विधानसभा में पहुंचे थे या कुछ विधानसभा भी हार गए, तो वो जोखिम भी लेना नहीं चाहेंगे। और एक ऑप्शन उनके पास ये रहेगा कि भैया अगर हम भी चुनाव लड़ लेंगे तो फिर पार्टी का प्रचार कौन रहेगा, तो ये भी एक दोहरा संकट है उनके सामने। देखिए मनोज जी, राजेंद्र भारती दतिया से इसका उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, लगातार 3 चुनाव हारे और उसके बाद उस व्यक्ति को हरा दिया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अपराजय हो चुके हैं दतिया में, लेकिन वहां भी टिकट दूसरे को दिया था और एक गलती केपी सिंह की भी और उनकी। हाँ, तो इस तरीके की परिस्थितियां कई बार ये होता है कि जनता की संवेदनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। जो लगातार हार रहा है तो हो सकता है उसके पक्ष में चला जाए, स्थापित चेहरे का एक अपना प्रभाव होता है, लोग उसको जानते हैं, नया चेहरा लाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। देखिए यहाँ जो भाई साहब बात कह रहे हैं रमेश शर्मा जी, वो बिल्कुल गौर करने लायक है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रत्याशियों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान दे दिया पूरे देश में, उनके तमाम नेता 24 घंटे गांव में रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट से आगे बढ़ के, बूथ कमेटी से आगे बढ़ के हर बूथ को मोदी बूथ बनाने पर जुट गई है। उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया कि जो बूथ है उसमें हर 10-10 घरों में जाके वो जो है वहाँ पर 10% वोट भी इंक्रीज करना है, वोट इंक्रीज करना है और मोदी का नाम को पहुँचाना, मोदी की स्कीम्स को लोगों के घर तक पहुँचाना है। तो बीजेपी वो काम कर रही है जिससे वोटर उनके पक्ष में वोट करने को निकलता है। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में उनने जो है जिला सारे लोकसभा क्षेत्रों के समन्वयक बनवा दिए। वो समन्वयक जो है रिपोर्ट दे रहे हैं, वो समझने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो कांग्रेस में कैंडिडेट पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस में वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं आया है कि किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश के चुनाव में या देश के चुनाव में जा रही है। जातिवाद का मुद्दा जिसको लेकर न्याय यात्रा निकाली जा रही है और तमाम मुद्दे वो फेल हो चुके हैं पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस को वो पल्स पकड़नी होगी तो जो इसका जनक है उनका भी डावाडोल चल रहा है कि वो एनडीए में है कि यूपीए में कुछ कपड़ा के इंडिया गठबंधन बना रहे थे, वो गठबंधन टूट रहा है। स्थितियां उसकी देख लें कि जो समन्वय कोऑर्डिनेटर बन रहे थे इंडिया गठबंधन के, संयोजक बन रहे थे, वही एनडीए की तरफ चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये यदि अपनी स्थिति को सुधारना है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, तो उनको अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, उनको कार्यक्रम देना होगा, उनको एक दिशा देनी होगी जिस पर वो जाकर चुनाव मैदान में लड़ सकें। जनता से बात करें, अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो नई बीजेपी की सरकार बनी, लगभग यही हाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। तो यहाँ तो हनीमून पीरियड चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई दुर्घटना हो जाए तो कांग्रेस के नेता अभी तो केवल मुख्यमंत्री की तारीफ करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में ये स्थिति अभी देखने को मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप मुद्दे जब जो है वो यदि आप तारीफ करते हैं तो उसकी स्वीकारता करते हैं। आप जब स्वीकार करते हैं तो जनता तक ये संदेश जाता है कि सरकार जो है वो सत्ता में वो अच्छा काम कर रही है, तो फिर आपकी तरफ क्यों जाएगा वो। तो आपको गलतियों को पकड़ना होगा। मध्य प्रदेश में जो 20 साल की सरकार रही उसमें क्या क्या बीजेपी सरकार में जो गड़बड़ियां हुई उनको सामने लाना होगा। जो लोकसभा के सदस्य रहे उनकी अकर्मण्यता यदि है तो उसको सामने लाना होगा। नहीं तो फिर वही होगा कि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे के सामने मध्य प्रदेश में भोपाल में एक अननोन चेहरा प्रज्ञा सिंह को दे दिया गया और 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्हें दिग्विजय सिंह को हरा दिया।
तो ये स्थिति यदि कांग्रेस को बचना है तो उनके अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना होगा, मुद्दे देने होंगे, जमीन पर उतारना होगा, ना कि अभी उम्मीदवार तय करने होंगे। जब लोग जिसको बनाना है उसको उस समय टिकट दीजिए, जिसको चुनाव लड़ाना है रणनीति अंदर रखिए उसको, लेकिन अभी तो कम से कम कार्यकर्ताओं को तो तय कीजिए, क्योंकि 40% वोट कांग्रेस के मध्य प्रदेश में है, बीजेपी से पीछे है, लेकिन 40% वोट तो है उसके। ये कम ना हो जाए, ये और बढ़ाया जाए। जब बीजेपी 51% वोट के लिए लड़ाई लड़ रही है आगे बढ़ के, तो आप 45% के लिए तो जाइए, तब तो आपकी 2-4-10 सीटें बनेंगी। लेकिन आप यदि जहां हैं वहीं पर खड़े हुए हैं, कोई आपकी तैयारी नहीं है ग्राउंड पे, तो फिर ऐसे में उम्मीद करना बेकार है। तो लेकिन आपको लग रहा है इतना वक्त है कांग्रेस के पास, और विधानसभा में इतने सारे मुद्दे थे, जब वो नहीं गए उनको लग रहा था कि सरकार तो बनी रही है, और अब जब स्थिति हम देख रहे हैं, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि हिंदुत्व की लहर है, मोदी है, लाभार्थी हैं, और प्रत्याशियों का भी संकट है। देखिए मनोज जी, मोदी नाम या राम नाम एक स्थिति तक सहारा है निश्चित तौर पर किसी उम्मीदवार के लिए, लेकिन किसी क्षेत्र में कोई यदि कमजोरी है, जो वर्तमान सांसद है उसकी जो गलतियां हैं उसको यदि उभार कर सामने लाया जाए, किसी राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो उस राज्य सरकार की कमियां या पिछली गलतियों को उभार कर सामने लाया जाए, तो हो सकता है कि कुछ तो फायदा मिल सकता है। लेकिन आप केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो स्वाभाविक तौर पर राम का नाम भी काम आएगा, मोदी का नाम भी वहां पर काम आएगा, और बीजेपी का जो कमल का फूल है वो तो सामने दिखेगा ही दिखेगा। तो और बीजेपी किसी भी अननोन आदमी को चुनाव मैदान में उतार देगी, ऐसा चेहरा देगी बीजेपी। जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर जिनके सांसदों को विधायक बनाया गया है, कि वो किसी को उम्मीद नहीं होगी कि ये इसको भी सांसद का टिकट दिया जा सकता है क्या, और वो चुनाव जीत जाएगा। ये स्थिति क्यों पैदा की जाए? आपके पास यदि स्थापित चेहरे हैं तो उनको सामने लाकर रखिए, अभी से उनको क्षेत्रों में घुमाइए, उनको कार्यकर्ताओं को चार्ज कीजिए, तब जाके स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हो सकती हैं। जी, तो शर्मा जी, बेहतर ये भी हो कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी अगर दिग्गज नेताओं को उतारना है तो भी उनके नाम की घोषणा कर दे, नए उतारना तो भी घोषणा कर दे, क्योंकि खोने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं कांग्रेस पास। जो भी कुछ है, 1 से अगर 2 होते हैं, 10 होते हैं, तो पाना ही पाना है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके पास खोने के लिए नहीं है। अगर 1 सीट भी बढ़ा ली तो उनकी उपलब्धि है, तो स्वाभाविक रूप से उनको बड़े नेताओं के नाम तो डिक्लेयर करेंगे ही, और बहुत संभव है कि जो 5-7 सीटों पर उनको विधानसभा चुनाव में थोड़ी बढ़त मिली है, उन सीटों पर वो कुछ ऐसा चेहरा ला सकते हैं जिनकी घोषणा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है कि अभी जो सारा का सारा फोकस, जिस तरीके से वो एक आत्ममुग्धा की स्थिति में थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, कई लोग तो मंत्रियों का तय करने लगे थे, कौन मंत्री होगा और बनेगा तो क्या विभाग लेगा, ये सब चर्चाओं में खूब आया। शपथ ग्रहण की तारीख हो गई थी, नकुलनाथ ने तो न्योता दे दिया था कि किस दिन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे कमलनाथ। हाँ, दोनों ने शपथ ग्रहण की तारीख दे दी थी। तो ठीक उसी प्रकार अभी कांग्रेस उस आत्ममुग्धता से मुक्त नहीं हुई है। जैसा कि प्रभु पटेरिया जी ने कहा कि वो अभी उम्मीदवारों में और संगठन में और उसी जमावट में पब्लिक का वोट कैसे बढ़ेगा, इस तरफ उसका ध्यान बहुत कम है। जी, तो निश्चित तौर पर ध्यान तो कम है, लेकिन अब संकट ये है कि कांग्रेस करे भी तो क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की राह अलग है और प्रदेश नेतृत्व कुछ और कर रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी। तो भले ही बीजेपी कांग्रेस प्लानिंग कर रही हो और दिग्गजों को उतारने की बात हो रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सामने इतना बड़ा जोखिम देखते हुए कौन दिग्गज खुद को संकट में डालेगा। और वाकई में अगर कांग्रेस अपने तमाम सारे दिग्गजों को मैदान में उतार देती है तो उसकी चुनावी नैया को पार कैसे लगाया जाएगा और कौन लगाया जाएगा, क्योंकि अगर जीतू पटवारी पर ही आप सारा दारोमदार छोड़ दें और इस लोकसभा चुनाव के नतीजों से आप उनकी तुलना करेंगे उनके कार्यकाल की, तो ये शायद उनके लिए भी अन्याय होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।